There are total 7 types: cost audit, management or efficiency audit, proprietary audit, government audit, special audit, social audit, and secretarial audit. So first thing we're going to discuss is cost audit. कॉस्ट अकाउंटिंग हम सबने SY बीकॉम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो भी क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, वहां पे हम क्या करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहां पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं कि भाई मेरा एक यूनिट बनने का कॉस्ट कितना आएगा, या तो फिर मैं नया मशीन लेके आता हूँ या नई एसेट लेके आता हूँ तो कितना खर्चा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में चली जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब जो तुम कॉस्ट अकाउंटिंग समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने पूरा पढ़ के आए हो तुम, ठीक है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको भी हम ऑडिट करते हैं, यानी वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। तो ये जो ऑडिट तुम करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 contains provisions relating to the cost records and cost audit applicability under the Companies Act। यानी कि सेक्शन 148 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डील करता है कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ। तुमको बुक में नहीं दिया है ना, तुमको एग्जाम में पूछते हैं, बट सबको कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं है और सबको कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कुछ कुछ सालों में उसकी लिमिट चेंज होती है नोटिफिकेशन के थ्रू, या कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज का सेक्टर भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अभी तुमको बोल दे कि एल्यूमिनियम सेक्टर कंपनी 200 करोड़ का तुम्हारा अगर टर्नओवर है तो तुमको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये चेंज भी हो सकता है, 250 करोड़ भी हो सकता है, या एल्यूमिनियम के बदले स्टील भी आ सकता है, या एल्यूमिनियम के साथ और भी आ सकता है सब। तो दैट वी नीड टू चेक एवरी टाइम। What's the definition of cost audit? Then cost audit is the verification of the correctness of cost accounts and of the adherence to the accounting plan। यानी इन शॉर्ट तुम जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग किया है तुमने, ठीक है, और वो प्रॉपर अकाउंटिंग प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, सेम वे में फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करोगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो तुमने किया है वो तुम करेक्ट है या नहीं है, यानी जैसे हम वेरीफाई करते हैं नॉर्मल अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को, इसी तरीके से हम कॉस्ट अकाउंट की ऑथेंटिसिटी जो है वो भी चेक करेंगे। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या ऑब्जेक्ट है, यानी क्यों हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वेरीफाई दैट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एरिथमेटिकली करेक्ट। ये हम वेरीफाई करेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड हमने किए हैं, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमने किया है वो एरिथमेटिकली यानी कि नंबर वाइज करेक्ट होना चाहिए। कि भाई तुमने 100 करोड़ का गुड्स दिखाया है कि तुमने परचेज किया है, तो 100 करोड़ का गुड्स सामने होना चाहिए, उतने वाउचर्स होने चाहिए, इन शॉर्ट उतने इनवॉइसेस तुम्हारे पास होने चाहिए। कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। हमें पता है कि कॉस्टिंग के कितने सारे प्रिंसिपल्स है, ठीक है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं। तो जितने भी कॉस्ट अकाउंट तुम प्रिपेयर करते हो वो किसके अकॉर्डिंगली होना जरूरी है, जो भी प्रिंसिपल्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के उसके अकॉर्डिंगली होना जरूरी है। डिटेक्ट एरर्स ऑफ फ्रॉड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये सारी चीजें कैसी है, फाइनेंशियल ऑडिट के वक्त हमने जो देखा था, फाइनेंशियल ऑडिट यानी नॉर्मल ऑडिट, ठीक है, उसमें जो आता है वही रिपीटेशन है। थर्ड पॉइंट भी कि भाई कहीं पे एरर है या किसी ने फ्रॉड किया है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अरे कॉस्ट ऑडिट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। To check that procedures laid down by management are observed in cost accounting। ये हम मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसने जितने भी प्रोसीजर्स ले डाउन किए यानी जितने भी प्रोसीजर्स बनाए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के हो या फिर कंपनी से अरे फैक्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, वो सारे हम कॉस्ट ऑडिट करते वक्त क्या करेंगे, फॉलो करेंगे कि वो सेम हुआ है या नहीं हुआ है। एंड विल गोइंग टू चेक कि मैनेजमेंट ने जो जो चीज़ें डिसाइड की है फैक्ट्री में वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड कि भाई एक वर्कर जो है वो वैसे तो 8 घंटे का ड्यूटी होता है, तो 8 घंटे के ऊपर करते हो तो तुमको ओवर टाइम पे करना पड़ता है। तो इन केस और ओवर टाइम के लिए भी वो लोग आर्स नक्की कर देते हैं कि भाई 3 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, पर्सन की एफिशिएंसी नहीं रहती है,
तो वो ऐसा रूल सेट कर दिया कि भाई ओवर टाइम भी 3 आवर्स से ज़्यादा होना चाहिए नहीं। तो ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वेरीफाई दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड साइंटिफिकली। तुम जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हो वो साइंटिफिकली डिटरमाइन होना चाहिए, मन से तुक्का मार के नहीं कि भाई ये प्रोडक्ट है, अच्छा चलो मान लेते हैं इसकी कॉस्ट इतनी है, ऐसा नहीं। तुमने जो कॉस्टिंग अकाउंटिंग में लिखी है उसका एक प्रोसेस हमें पता है। हम कॉस्ट शीट बनाते थे SYBCom में कॉस्टिंग में। तो ये कॉस्ट शीट क्या है, वो एक साइंटिफिकली बनाया हुआ चीज़ है कि भाई इतना खर्चा इसका, इसका इतना, इसका इतना, ऐसे करके प्रोडक्ट का एक फाइनल कॉस्ट आता है, ठीक है। कि भाई इतना फैक्ट्री कॉस्ट आया उसका, या इतना सेलिंग कॉस्ट आता है, जो भी है XYZ, सारे ही खर्चे वहाँ पे क्या कर दिए हमने, प्लस कर दिए। तो उसका एक खर्चा यानी एक प्रोडक्ट बनने के पीछे का कॉस्टिंग आता है। तो वो साइंटिफिकली बना होना चाहिए। टू फाइंड आउट द अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है अदर फ्रॉम मटेरियल एंड वेजेस, बिकॉज मटेरियल एंड वेजेस हम डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करते हैं या डायरेक्ट खर्चे कंसिडर करते हैं। तो इसके अलावा जितने ओवरहेड्स यानी जितने भी खर्चे हैं वो अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन है, अंडर अब्जॉर्ब या ओवर अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए ना। व्हाट मीन बाय दैट, देन अंडर अब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि जितना होना चाहिए उससे कम, और ओवर अब्जॉर्ब का मतलब 100 होना चाहिए तो तुमने 120 130 दिखाया तो दैट इज़ ओवर अब्जॉर्ब। तो ये हमें नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना खर्चा हम ये पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, प्रोसेस अकाउंटिंग पढ़ते थे। तो प्रोसेस अकाउंटिंग में आता है कि भाई तुम्हारा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल चीज़ें ठीक है, उससे कम या उससे बहुत ज़्यादा हो तो ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन माना जाता है। Examine the basis and accuracy of valuation of closing stock and work in progress। यानी जो भी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी हमें चेक करनी है कि भाई उसका जो वैल्यूएशन आ रहा है या करेक्ट, वो करेक्ट है या नहीं है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 30 लाख रुपए, ठीक है। अब वो 30 लाख रुपए कहाँ से आए, तो हमने इन्वेंटरी अकाउंट किया है। तो तुमने इन्वेंटरी अकाउंट प्रिपेयर किया कि भाई लीफो मेथड से आए या फीफो से आए या वेटेड एवरेज से आए, कौन सी मेथड से तुम लेके आए ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का मतलब क्या, ओपनिंग होता है, फिर थ्रू आउट द ईयर तुम कुछ बाय करते हो, फिर उसमें से निकालते हो प्रोडक्शन के लिए, फिर तुम्हारा कुछ क्लोजिंग में बचता है। सेम वे फिनिश के लिए ओपनिंग होता है, उसमें से परचेज माइनस कर देते हो, सॉरी परचेज प्लस कर देते हो तुम, फिर जितना भी तुम्हारा सेल हो गया है वो माइनस कर देते हो, तो तुम्हारा क्या बचता है, क्लोजिंग ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, तुम दोनों ही यानी फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का दोनों का ही क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग निकाल सकते हो। बट क्या तुमने जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया है उसका रजिस्टर मेंटेन किया है, उसमें सही से सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये क्या हुआ तुम्हारा एक्यूरेसी या वैल्यूएशन। तो वो तुमको यानी ऑडिटर चेक करेगा कि भाई इतना क्लोजिंग सही से है। वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस में पड़ा है अकाउंटिंग के, सॉरी फैक्ट्री के, कि पहली प्रोसेस में पड़ा हुआ है कुछ गुड्स, कुछ सेकेंड प्रोसेस में पड़ा हुआ है, कुछ थर्ड में है, कुछ फोर्थ प्रोसेस में है, कुछ फिफ्थ प्रोसेस में है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, प्रोसेस में पड़ा हुआ गुड्स है, यानी अंदर फैक्ट्री में कोई ना कोई क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है वो गुड्स, तो वो प्रोसेस में जो है वो गुड्स भी हम क्लोजिंग में कंसिडर करते हैं। To determine the efficiency of production department and suggest measures for improvement of departments which are found inefficient, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी तुम्हारा डिपार्टमेंट है वो उसमें से कितने डिपार्टमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट तुम्हारे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी वो ही डायरेक्टली कॉस्टिंग से रिलेटेड है। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर इतना तुम्हारा एफिशिएंट नहीं है, तुम फ्लेक्सिबल बजटिंग पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है पर तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई भी रीज़न से वो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में फॉल्ट है तो तुम नहीं कर पाओगे कैपेसिटी यूटिलाइज, और जो तुम्हारा पोटेंशियल प्रॉफिट है वो तुम अर्न नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम कॉस्ट ऑडिटर क्या चेक करेगा कि कहाँ पे लूप होल्स है या कहाँ पे लैग कर रहा है डिपार्टमेंट। तो वो सजेशंस भी वो कौन, कॉस्ट ऑडिटर किसे देगा, मैनेजमेंट को देगा। टू एंश्योर दैट कंट्रोल इज
एक्सरसाइज्ड ओवर एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे कि भाई तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं, हम यानी कॉस्ट ऑडिटर देखेगा उस वो जो है वो कंट्रोल में हो, यानी फालतू के खर्चे हम नहीं कर रहे हैं, या ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए खर्चों का, या फिर अब नॉर्मल लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो खर्चों का ज़रूरत नहीं है वो खर्चे नहीं होने चाहिए, यानी ओवर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है वो चेक करना है, और हो रहा है तो हम कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। टू डिटरमाइन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं SYB कॉम में कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालते हैं, कैसे एस्केलेशन क्लॉज यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पता है, तो ये अभी हम सीखने नहीं वाले। बट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी आता है तुम्हारा वो खुद भी डिटरमाइन कर सकता है, यानी कॉस्ट ऑडिट अगर तुम करते हो तो तुम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाल सकते हो। अगर मुझे टेंडर भरना है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट तो चेक नहीं कर सकते, बट अपना कितना कॉस्टिंग आ सकता है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो जो खर्चा आता है उसको कॉस्ट ऑडिटर के पास वेरीफाई भी करवा सकते हैं। या एट प्रेजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में हम ऑडिटर के पास पूछवा सकते हैं कि भाई ये ऑडिट मेरा कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा दिखा रहा है, तो ये सही है या नहीं है, तो तुम डिटरमाइन करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। टू रिकनसाइल द फिगर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉस्ट अकाउंट के जो स्टेटमेंट में फिगर आता है और फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो फिगर आता है वो रिकनसाइल करना है, यानी चेक करना है, टैली करना है एक दूसरे के साथ कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इतना दिख रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना दिख रहा है, तो दोनों का सही कॉस्टिंग तो सेम ही आना चाहिए, कॉस्ट से रिलेटेड जो खर्चे हैं या फिगर्स हैं, वेजेस सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, ओपनिंग सेम होना चाहिए, परचेज सेम होना चाहिए, सेल्स सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सारे खर्चे दोनों के क्या है, कॉमन है, सारे इनकम दोनों के क्या है, कॉमन है। स्टेशनरी सेम नहीं होगा, क्योंकि स्टेशनरी ज़्यादा होगा फाइनेंशियल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग में सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे आएंगे, फैक्ट्री रिलेटेड स्टेशनरी आएगी, फाइनेंशियल में ओवरऑल स्टेशनरी आती है, ऑफिस का भी आएगा, बट वेजेस क्या है, वो तो सिर्फ फैक्ट्री की चीज़ है। तो ट्रेडिंग में आने वाली ऑलमोस्ट आइटम दोनों की क्या होनी चाहिए, तुम्हारी मैच होनी चाहिए। नाउ व्हाट्स द स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, देन द वर्क ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कवर्स द फॉलोइंग एरियाज। टू चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल का रिकॉर्ड चेक करेगा, वेजेस के रिकॉर्ड चेक करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, ठीक है, कि भाई मटेरियल जो दिख रहा है वो है या नहीं, चोरी तो नहीं हो गया, क्या बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हमने पढ़ा हुआ है। वेज रिकॉर्ड इसलिए चेक किया जाता है कि डमी वर्कर्स तो नहीं उसने, गोस्ट वर्कर्स बोलते हैं पर्टिकुलरली उसे, गोस्ट वर्कर्स तो नहीं उसने खड़े कर दिए, यानी कि फेक वर्कर्स, ठीक है, दिखाएंगे ज़्यादा और बाकी का पॉकेट में डाल देंगे वेजेस। फैक्ट्री के ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स जो है वो चेक करेंगे, ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब हमने कॉस्ट शीट बनाते वक्त पढ़ा था, ठीक है। टू चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ फिक्स असेट्स टू वेरीफाई द डेप्रिसिएशन चार्जेस, जितने भी तुम्हारे फिक्स असेट्स है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगता है या क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए वो हम चेक करेंगे, और अगर अकाउंटिंग के साथ मैच होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो कॉस्ट अकाउंट उसने मेंटेन किए हैं उससे अलग आता है, देन विल इन्फॉर्म द मैनेजमेंट थ्रू आवर रिपोर्ट। द नेक्स्ट वन इज टू चेक रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड। फिर स्टोर एंड स्पेयर हम देखते थे कि बैलेंस शीट में हम लिखते थे उसको, अरे P&L अकाउंट में हम लिखते थे, बैलेंस शीट में लिखते थे, स्टोर एंड स्पेयर्स को हम करंट असेट इन्वेंटरी में दिखाते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी तुम्हारे छोटे छोटे पकड़ पाने हैं वो सब छोटे छोटे तुम्हारे जो बोलते हैं ना एक्सरसाइज तो नहीं बोलेंगे, टूल्स है, वो सब हम उसका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे। To check variances by comparing the actual cost data with budgeted figures, तुम अपने एक्चुअल कॉस्ट जो है, ठीक है, एक्चुअल जो तुम्हारा खर्चा है उसको बजटेड फिगर के साथ क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ये मेरा एक्चुअल खर्चा है जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते थे, और ये मेरा बजटेड यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो मैंने ये नक्की किया था कि भाई मेरा थ्रू आउट द ईयर मेरा वेजेस आना चाहिए 20 करोड़ का, बट मेरा वेजेस कितना आ रहा है 25 करोड़, यानी स्टैंडर्ड से बढ़ गया खर्चा अपना एक्चुअल वाला। तो क्यों बढ़ा, इतना ज़्यादा क्यों हुआ, एस्टिमेट्स क्यों गलत थे, या हमने स्टैंडर्ड लो रखा होगा,
या तो फिर अपना एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड बराबर था बट एक्चुअल अपना बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसके पीछे हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे। रिकंसाइल द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये हमने आगे ऑब्जेक्टिव्स में देख लिया था। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस है? तो वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तुम्हारे जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो करेक्टली तुमने रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं, वो हम वहाँ पे चेक करेंगे। डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जो भी तुम्हारे कॉस्ट अकाउंट के एरर्स है या फ्रॉड है वो हम डिटेक्ट करेंगे और दूसरी बार ना हो इसलिए उसको प्रिवेंट करने की ट्राई करेंगे। यानी सेकेंड पॉइंट एरर का भी आ गया, थर्ड फ्रॉड का भी आ गया, ये हर बार अपना रिपीटेशन आता है हर एक ही ऑडिट में। फर्निश डेटा टू नो प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, हम क्या कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट के थ्रू, कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है, यानी कि कहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है और कौन से डिपार्टमेंट से हमें लॉस हो रहा है, ये हमें पता चलेगा। जैसे कि हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते थे SY BCom में, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें पता चल रहा था कि भाई A डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट कर रहा है, B डिपार्टमेंट जो है वो लॉस कर रहा है, तो एक एक प्रॉफिट कर रहा है एक लॉस कर रहा है, ये हमें वहाँ से पता चलता है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का बात ना करें बट एक्टिविटीज़ जो है, जैसे कि 3 प्रोसेस है, तुमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा था कि प्रोसेस ए में से इतना प्रॉफिट होता है, बी में से इतना प्रॉफिट होता है, सी में लॉस हो जाता है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ तुम्हारी अनप्रॉफिटेबल है वो पता चलेगा। तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी एक्टिविटी मुझे कंटिन्यू करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सेम वे तुम BA में पढ़ते हो, बाय और मेक डिसीजन, कि भाई ये मुझे ज़्यादा महंगा पड़ता है देन आई शुड बाई इट फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि कार बनाते हो तो कार में वो लोग टायर बाहर से लेके आते हैं क्योंकि खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो फिर कार का प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाएंगे, उनका जो ओरिजिनल कैपिटल है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा टायर बनाने में और कार बनाने में, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन कार में मिल रहा है सेम उनको टायर में नहीं मिलता, क्योंकि उनको वहाँ पे क्या नहीं मिलता, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलता, ज़्यादा वो प्रोडक्शन यानी बड़े लेवल पे करेंगे तो उनको टायर में प्रॉफिट होगा। नाउ देयर कोर बिजनेस इज नॉट मेकिंग टायर्स, देयर कोर बिजनेस इज मेकिंग कार, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, बाहर से टायर लाएंगे असेंबल कर देंगे, बाहर से इंजन लाएंगे असेंबल कर देंगे। तो ये चीज़ें क्या हुई, वहाँ पे यू विल बी एबल टू डिसाइड कि भाई कौन सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा मेरे लिए अनप्रॉफिटेबल है। कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑडिट करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी है उसको तुम स्टॉप कर दोगे या तुमको पता चलेगा कहाँ कहाँ लूप होल है, तो you will be able to correct that, right? Strict and continuous control can be exercised over wastages, scrap and defectiveness, यानी तुम कंट्रोल ला सकते हो जहाँ पे भी तुम्हारा वेस्टेज हो रहा है, अब नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, जहाँ पे फालतू का ही तुम्हारा भंगार निकल रहा है, डिफेक्ट ज़्यादा निकल रहा है, तो वो एक्टिविटी तुम स्टॉप कर सकते हो, वो मशीन तुम रिप्लेस कर सकते हो। हेल्प्स इन इम्पोर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस, जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस हम लेते हैं उसमें कॉस्ट ऑडिट अगर तुमने किया है तो मैनेजमेंट को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो डिसीजन में चेंजेस आएंगे, यानी वो ज़्यादा इम्प्रूव डिसीजन लेंगे। हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जब भी तुम इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते हो, ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट अगर तुमने किया हुआ है तो तुमको हेल्प हो जाएगा कि भाई ये सही मेथड है, हमें इस मेथड से वैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर बोलेगा कि नहीं भाई तुम इस मेथड से वैल्यूएशन कर रहे हो गलत है, तुमको फीफो नहीं लिफो से करना चाहिए, ठीक है, या तुमको वेटेड एवरेज से करना चाहिए, तो तुम्हारा जो अभी का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसका वैल्यू एकदम सही से निकलेगा। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑडिट के थ्रू तुम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी भी सही से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, and reduction in selling price is helpful for consumer and manufacturer। कॉस्ट कंट्रोल तुम कर सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, ये रिपीटेशन है, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर पाओगे, अब सेलिंग प्राइस को कैसे रिड्यूस करोगे, कॉस्ट को अगर रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चल मुझे तो प्रॉफिट 20% ही चाहिए, ठीक है, मुझे उससे 1 रुपया भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए,
तो कॉस्टिंग का कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका 20% भी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्राइस कॉस्टिंग से भी कम होगा, प्रॉफिट की वजह से भी कम होगा क्योंकि तुम्हारा मार्जिन कम हो गया। और जितना भी एक्सेस तुम्हारा बचता है उतना तुम क्या कर दोगे, एमआरपी कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा। ठीक है, यानी तुम्हारी खुद की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर को भी हेल्पफुल, मैन्युफैक्चरर का भी गुड ज़्यादा बिकेगा। मॉरल चेक ऑन अकाउंटिंग स्टाफ, कॉस्ट ऑडिट करोगे तो वहाँ पे जितने भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उस पर भी तुम्हारा मॉरल चेक रहेगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 is deals with cost audit and auditor. Audit needs to be conducted by cost accountant within the meaning of the Cost and Works Accountant Act 1959. तो ये सिर्फ तुम्हारा डिटेल्स है एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, as sufficient number of cost accountants are not available, then central government can allow chartered accountant which has 10 years of experience or more than that. इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, बट अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट के क्या बोलते हैं संख्या जो है या नंबर्स जो है वो बहुत कम है। तो क्योंकि उसके नंबर ऑफ पीपल आर लेस और नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स आर लेस, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर कॉस्ट ऑडिटर तुमको नहीं मिलता है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट कि जिसको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी कि उसको 10 साल से ज़्यादा उसने काम किया हुआ है, तो ऐसे पर्सन को तुम एज अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। यानी सीए भी कर सकता है बट उसको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज कॉस्ट ऑडिटर ही करेगा। अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, बट प्रायर परमिशन किसके लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको एक बार अप्रूव कर दे फिर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या करेगा, उसको अपॉइंट कर सकता है। कॉस्ट ऑडिटर हैज सेम पावर्स एंड ड्यूटी एज कंपनी ऑडिटर, यानी कंपनी ऑडिटर के जितने पावर्स है या उसकी जितनी भी ड्यूटीज बनती है उतनी सेम जो है वो किसकी बनेगी, कॉस्ट ऑडिटर की बनेगी, राइट। कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट टू द शेयर होल्डर्स। नॉर्मल जो फाइनेंशियल ऑडिट करता है, जो अपना कंपनी ऑडिटर है, वो अपना रिपोर्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उसको किसने अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर्स ने। बट कंपनी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, बट किसकी परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। सेम वे कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर विथ परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी इनडायरेक्टली कौन अपॉइंट करेगा वहाँ पे, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो सॉरी, डायरेक्टली शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, बट ढूंढ के कौन लेके आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेम वे कॉस्ट ऑडिट में भी ऐसा आता है, ढूंढ के कौन लेके आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अप्रूव कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे कौन है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज प्रिस्क्राइब बाय द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2014। ठीक है, ये रूल्स के तहत उसको अंदर एक फॉर्मेट दिया है कॉस्ट ऑडिटर के लिए, वो रिपोर्ट ही वो फॉलो करेगा। ये रूल्स का मतलब क्या होता है, मैं तुमको ये समझा दूँ। अब जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके अंदर फॉर्म की फॉर्मेट सबकी नहीं होती है, या फिर सारे पेनल्टीज का अमाउंट नहीं लिखा होता है, या फिर सारे तुम्हारे जितने भी क्या बोलते हैं फॉर्म्स के अमाउंट है वो नहीं लिखे होते हैं। ये सब कहाँ लिखा होता है, ये रूल्स में लिखा होता है। यानी जब भी कोई एक्ट आता है उसके साथ बहुत सारे रूल्स आते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं कि भाई पहला रूल जो है, मान लेते हैं कि भाई कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड है, दूसरा रूल जो है वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। तो वो रूल के खुद के सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, मेन एक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। वे मैनेजरियल रूल्स हो गए, मैनेजरियल एंड सेक्रेटरियल रूल्स। तो ऐसे ही क्या है ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2014। कंपनीज एक्ट 2013 में पास हुआ, उसके बाद 2014 में क्या आया, ये सारे रूल्स आए। ठीक है, उसमें से एक है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2014, बट दैट इज कनेक्टेड टू कंपनीज एक्ट 2013।
इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट पेनल्टी विल बी एज अंडर, यानी अगर कुछ भी डिफॉल्ट करता है कॉस्ट ऑडिटर तो पेनल्टी कितनी होगी सॉरी, कॉस्ट ऑडिट में कोई भी डिफॉल्ट निकलता है, ठीक है, तो पेनल्टी कितनी होगी, तो कंपनी के लिए फाइन जो है वो है 25,000 से 5 लाख रुपए, और ऑफिसर के लिए जो फाइन है वो है 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। और ये तुम्हारे फ्रॉड के पीछे है, जितना फ्रॉड तुम करोगे उसके अकॉर्डिंगली तुमको लगेगा। और ऑफिसर जो है उसको जेल हो सकता है 1 साल तक का। तो ये हुआ ऑफिसर, यानी कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो उनको 1 साल तक का जेल भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑडिट और एफिशिएंसी ऑडिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैनेजमेंट ऑडिट हम क्यों करवाते हैं, या एफिशिएंसी ऑडिट जो है वो क्यों किया जाता है। तो अब भी तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, वो तो डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड है, ठीक है, कि भाई बी पे ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के बाद बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, ये डिसीजन किसका है, मैनेजमेंट का है, ठीक है। कौन से स्टेज पे कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है या कितने कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये डिसीजन कौन ले सकता है, मैनेजमेंट ले सकता है। तो मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट का जितना भी ओपिनियंस है उसका क्या इफेक्ट आता है बिजनेस पे, और उससे क्या बिजनेस में चेंजेस आए, ये चीज़ का जो ऑडिट करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट दोनों ही एक एक चैप्टर तुमको नेक्स्ट टर्म में अलग से दिया हुआ है। A management audit is an assessment of how well an organization's management team is applying its strategies and resources. A management audit evaluates whether the management team is working in the interest of shareholders, employees, and the company's reputation. सिंपली मैनेजमेंट ऑडिट यही होता है कि तुम असेस करोगे कि मैनेजमेंट ने जो भी स्ट्रेटजीज यूटिलाइज की है या जितने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज किया है वो सबको हम चेक करेंगे, असेस करेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं है। दूसरा, हम इवेल्युएट करेंगे कि मैनेजमेंट जितना भी काम कर रहा है या उसकी टीम या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है वो लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में है या नहीं है, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में है या नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन वहाँ पे मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड मैनेजमेंट ऑडिट और एफिशिएंसी ऑडिट, दोनों का नाम तुमको एफिशिएंसी ऑडिट पूछे या मैनेजमेंट ऑडिट पूछे, बोथ आर वन एंड द सेम। So what's the purpose of conducting that audit? Usually management audit involves following steps. क्या क्या steps उसमें आते हैं वो हम देख लेते हैं। Identify the objectives of business. अब तुम अगर एमलॉ अभी पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टर्म में इस टर्म में तुमको कंपनीज एक्ट आएगा। कंपनीज एक्ट में तुम देखोगे तो तुमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक छोटा सा चैप्टर होगा। एमओए में सेकेंड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, नहीं थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। तीसरा तुम्हारा जो एमओए में टोटल 6 क्लॉजेज आते हैं उसमें से तीसरा क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए चलने के पीछे, ऐसा एक मेन क्लॉज होता है और बाकी के सारे सब्सिडियरी क्लॉजेज आएंगे, तुम पढ़ोगे आगे। तो कंपनीज एक्ट में क्या दिया है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल, तो सिविल बिल्डिंग्स या ये सारी चीज़ें, यानी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तुमको काम दिया हुआ है। अब तुमने क्या कर दिया, कंपनी तो वही है, फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं कि XYZ इंफ्राटेल लिमिटेड। अब इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम भी यही इंडिकेट करता है। ऑब्जेक्टिव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तुम्हारा ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर तुम जाके करते हो कॉस्मेटिक का बिजनेस तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करोगे तो तुम वो पैसे जो ऑब्जेक्ट में लिखा है उसके पीछे ही यूटिलाइज कर सकते हो, एक भी रुपया उसके अलावा कोई भी बिजनेस में तुम डाल सकते नहीं हो। सो आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है और तुम बिजनेस क्या कर रहे हो। अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है तो कंपनी को बंद कर देना पड़ेगा, ठीक है। Identified objectives are split up into targets and plans of various departments.
तुम्हारे जो भी ऑब्जेक्टिव है तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, यानी ये मैंने तुमको जो ऑब्जेक्ट बोला वो मेन ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर तुम स्प्लिट करोगे कि भाई ये प्लान होने चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, कि तुम्हारा बिजनेस ये है तो इसके अकॉर्डिंगली तुमको बिल्डिंग बनाना है। अब जो भी बिल्डिंग तुम अभी बना रहे हो एट प्रेजेंट, तो उसमें कितने कितने टारगेट्स है तुम्हारे कि भाई 6 महीने में इतने फ्लोर बन जाने चाहिए, 3 महीने बाद इतने कस्टमर को बिक जाना चाहिए, ठीक है, 4 महीने बाद इतने लोगों के पास से एडवांस आ जाना चाहिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाना चाहिए। तो ये सब क्या है तुम्हारे डिपार्टमेंट वाइज तुमने टारगेट स्प्लिट अप किए कि भाई ये कलेक्शन डिपार्टमेंट है, या ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग हेड है, ये सेलिंग हेड है। तो ये सारे जो भी टारगेट्स है उसको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली तुम क्या करोगे, स्प्लिट अप करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज़ टू बी असेस्ड। तुम्हारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो तुमको चेक करना है। हमें पता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बीए में अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं कि भाई सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके अंडर फिर 3 टीम होगी कि मार्केटिंग, ये प्रोजेक्ट और ये फाइनेंस। फिर फाइनेंस के अंदर 3 लोग होंगे, वो हेड होंगे, एक एक हेड के अंदर 3 लोग होंगे, फिर उनके अंदर जूनियर्स होंगे, उनके नीचे वर्कर्स। ये सब क्या हुआ है, एजेंट्स, ये सब क्या हुआ, ये पूरा हायरार्की बनता है। तो वो हायरार्की को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों चेक किया जाता है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि भाई मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रॉपर उसने स्ट्रक्चर बनाया है या नहीं बनाया। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, तो हर एक के लिए अलग अलग सूटेबल होता है। अब कुछ ऐसा है कि जिसको स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा, किसी को फ्लेक्सिबल भी चलता है, ठीक है। तो ये कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करवा रहा है। देन वी हैव परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबल सेंटर एग्जामिन, यानी हर एक जो तुम्हारा सेंटर, फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, ठीक है, तो जितने भी सेंटर्स तुमने डिसाइड किए हैं वो सारे सेंटर का तुम क्या करोगे, परफॉर्मेंस जो है वो चेक करोगे, वेरीफाई करोगे। फाइनली रियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन इज सजेस्टेड। ये सारी चीज़ें तुमने चेक कर दी मैनेजमेंट की। अब तुम्हें या तो ऐसा होगा कि मैनेजमेंट की सारी चीज़ें सही है, ठीक है, या तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं लूप होल्स है, लूप होल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या चांसेस है। तो यहाँ पे एट द एंड ऑडिटर क्या करेगा, भाई वो तुमको बोलेगा कि यहाँ पे तुम्हारे जो ऑडिट है, अरे सॉरी मैनेजमेंट है, उसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। Now what are the utilities of management audit or efficiency of audit? Then it is helpful for government while taking over sick industrial units. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम देखोगे तो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का पूरा एक एक्ट है, सरफेस आई करके उसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जितने भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसको गवर्नमेंट सिक इंडस्ट्रियल यूनिट जोन बना देती है। अब सिका में अगर तुम काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट सबसे पहले चेक करती है, खुद गवर्नमेंट भी मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है जब तुम्हारी इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्रियल यूनिट में आ जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑडिट करवाती है और गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये पहले ऑडिट करो इसका, देन गवर्नमेंट विल चेक कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए बिजनेस या इंडस्ट्री बंद करवा देनी चाहिए। बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड्स कि इसका भविष्य नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं है, तो ऐसी कंपनीज को या ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बंद कर देते हैं। बट कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है कि उसको रिवाइव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके रिवाइवल के लिए हम क्या करेंगे, ऑडिट करवाने के बाद या तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को खुद ले लेती है, बाय कर देती है मिनिमम रेट पे, और जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री है उसको चलने देती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक पूरी इंडस्ट्री का यूनिट बंद हो जाता है या पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाती है कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बंद हो जाता है। तो गवर्नमेंट ट्राइज कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट में गलती है तो हम मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं, हम उसको बाय करके किसी और को सेल कर देते हैं, कंपनी को बंद नहीं होने देते। तो गवर्नमेंट हर एक चीज़ ट्राई करती है, तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि भाई इसको टेक ओवर करना है या नहीं करना, और नहीं करना है तो बंद करवाना है या नहीं करना। हेल्पफुल मैम फॉर बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिफोर ग्रांटिंग लोन। जो भी बैंक्स है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको लोन देना है, ठीक है, या
क्या बोलते हैं कि बैंक है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे थिंक्स कि भाई ये कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर तुमने मैनेजमेंट ऑडिट करवाया हुआ है और इसका रिपोर्ट अगर तुम बैंक को देते हो, तो बैंक विल डिसाइड कि भाई इसका हमें इसको हमें ज़्यादा लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न कि अगर तुम्हारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो तुमको ज़्यादा मार्जिन या कम मार्जिन पे ज़्यादा लोन मिलेगा, और अगर तुम्हारा मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट नहीं है तो फिर तुमको मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। यानी तुम 1 CR के लिए लोन रख रहे हो तो तुमको 60%, 50%, 70% ही मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ फॉरेन कोलैबोरेटर्स डू इट। फॉरेन कोलैबोरेटर यानी अगर बाहर की कंपनी है, उसको यहाँ पे इंडिया में आके कोलैबोरेशन करना है, जॉइंट करना है कंपनी को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ के मैनेजमेंट को सबसे पहले चेक करेगा, मुझे जिसके साथ बिजनेस करना है वो पर्सन कैसा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन कोलैबोरेटर्स जनरली मैनेजमेंट ऑडिट के लिए आते हैं, यानी वो ऑडिट करवाते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट करवा के वंस दे मेक श्योर कि भाई हाँ यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट है, तो ही वो क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, helpful for government enterprises to become result oriented rather than procedure bound। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस स्पेशली जो है, यानी जैसे कि रेलवे हो गया या उसकी जो नवरत्न कंपनीज हो गई वो हो गई, तो ऐसी कंपनी सिर्फ चलती रहे ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसीजर जो उनको दे दिया है अकॉर्डिंगली वो काम करें। गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए कि कहाँ पे वो लैग कर रहा है या कहाँ पे उसका मैनेजमेंट लैग कर रहा है, और वो सिर्फ प्रोसीजर बाउंड नहीं बन के रहना चाहिए, यानी जो प्रोसेस दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उसका मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लॉस हो प्रॉफिट हो फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी प्रॉफिट होना स्टार्ट होना चाहिए। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट अब तक तो ऐसा ही होता था कि लॉस मेकिंग ही रहते थे। अब जाके या तो वो लोग ऐसा कर देते कि जो लॉस मेकिंग है उसको प्राइवेटाइजेशन में डाल देते हैं, या तो फिर उसको सेल आउट कर देते हैं, या तो बंद कर देते हैं, ठीक है। और या तो बहुत हार्डली ऐसे डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट करना स्टार्ट करे, तो दैट इज़ गुड एटलीस्ट, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।